साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया, क्योंकि मैं महामहिम के अभिभाषण के समय पूरी तरह से मैं सुन रहा था, लेकिन हमें लग रहा था पूरा सदन ही नहीं बल्कि ट्रेजरी बेंच भी इतना निराश थे उस भाषण को सुन करके। हम देख रहे थे कि कभी भी कोई क्लैपिंग नहीं हुआ, कोई खुशी कहीं कभी भी कोई सदस्यों ने इजहार नहीं किया। वित्त मंत्री थोड़े से प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन कोई लोग साथ नहीं दे रहे थे। तो आप ये समझ सकते हो कि इस भाषण में क्या है और क्या नहीं है। सामान्यतया इस प्रकार के राष्ट्रपति का हो या राज्यपाल का जो भाषण होता है तो पिछले कामों का भी थोड़ा उल्लेख होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो पिछले कामों का कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। मानो कि 28 नवंबर से ही ये सरकार चल रही है। वास्तव में सरकार ने पिछले 5 वर्षों तक कार्यकाल को अपनी पूरा किया है। उपलब्धि भी कुछ बताते और आगे हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन उपलब्धि क्या बताएंगे जो कि 5 वर्षों में क्या क्या हुआ है इस राज्य में घटना वो बता नहीं सकते हैं। वो बताएंगे तो फिर सब लोग शर्मसार हो जाएंगे। तो इसलिए उन चीजों को इन्होंने छोड़ कर 28 तारीख से इन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। मैं कहूंगा कि स्टीफन जी बहुत पुराने सदस्य हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जब इन्होंने भाषण के प्रारंभ किए इन्होंने, तो उन्होंने सबसे पहले आप सबने हम सबने सुना कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बड़ी धन्यवाद दिया। उसके लिए मैं स्टीफन जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उनके जो सहयोगी साथी है कांग्रेस पार्टी को, उनको इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर कोई विश्वास ही नहीं होता है, भरोसा ही नहीं होता है। हम स्टीफन जी से भी चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा मित्र लोगों को भी समझाया करिए कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से चुनाव कराती है। अरे इसमें व्यवस्था प्रदीप जी बोलने दीजिए, प्रदीप जी बोलने दीजिए। क्या व्यवस्था है बोलने दीजिए। अब व्यवस्था वाला को हम रोक रहे हैं। बोलिए 1 मिनट बाबूलाल जी। मेरी व्यवस्था ये है अध्यक्ष महोदय कि कांग्रेस का विश्वास नहीं है। बाबूलाल जी ये बताएं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने पहले जो इलेक्शन कमीशन चुनने के लिए प्रतिपक्ष को रखा जाता था, न्यायाधीश होते थे, जस्टिस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों हटाया, इसका जवाब है इनके पास। चलिए बोलिए बाबूलाल जी, आप बोलिए। हो गया बाबूलाल जी बोलिए। माननीय सदस्य नवीन जी बोल रहा है भाई, वही बात बोल रहा है, बोल रहा है नेता बोल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि विधायक जी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन इनकी भी आदत है कि थोड़ा बोलने की, ताकि टेलीविजन में लोग देख सके। भाई पूरी कांग्रेस पार्टी की राज रही है लंबी समय तक, और उस समय कहीं भी कोई चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के सदस्यों के अध्यक्ष के चुनाव में कहीं नहीं भूमिका होती थी। और फिर किस अवस्था में वो बनी, कोर्ट ने वो निर्देश दिया और फिर बाद में कानून बनाए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और उसके बाद अपोजिशन के लीडर को समायोजित किया। कभी पहले तो समायोजित ही नहीं होते थे। तो मैं कह रहा था कि स्टीफन जी ने इसको काफी अच्छे ढंग से, और मैं इसकी सराहना करता हूं कि जो अच्छा काम करते हैं उनकी हमें शाबाशी देनी चाहिए, अच्छे बोलते हैं उसके लिए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अच्छा कहा, ईवीएम को अच्छा कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं थोड़े से किसानों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि किसानों के बारे में काफी चर्चाएं हुई है, और मानो ऐसा बता रहे थे, पेश कर रहे थे कि ये सरकार किसानों की कितनी बड़ी हितैषी है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कोसों दूर है। वास्तविकता आप याद करिए, अभी तुरंत चुनाव हुआ है। चुनाव के समय इन्होंने क्या कहा था? पूरे मंच में कहा था, इनके घोषणा पत्र में 3200 रुपया कुंटल प्रति कुंटल धान के किसानों के अध्यक्ष जी ये खरीदारी करेंगे, जनता की अदालत में बोल करके आए। इनका घोषणा पत्र है, मैं इसको लाया नहीं हूं, कल दिखा रहे थे। आप कितना में खरीद रहे हैं? 2400 रुपया में। 2300 रुपया तो भारत सरकार देती है, 100 रुपया बोनस दे रहे हैं।
यानी 800 रुपया तो अपने घोषणा से आप मुकर गए और इसके बाद भी किसानों की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों को साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा भेज रहे हैं। उसके बाद आज भी आप सब ने देखा कि प्रश्नकाल में भी आया था, सरकार ने किसानों के लिए कहा था कि हम 60 लाख धान की खरीदारी करेंगे, 60 लाख कुंटल धान की खरीदारी करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार का ही उत्तर है, आज उन्होंने उत्तर दिया है मात्र 37% ही खरीदारी हुई। उसमें भी आप कह रहे अप्रैल तक की खरीदारी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है, हम सब गांव से आते हैं, झारखंड में छोटे छोटे किसान है, कोई अप्रैल तक धान को नहीं रख सकता है, 15 अप्रैल तक। वो तो खुले बाजारों में 1800-1900 रुपया प्रति क्विंटल में वो बेच रहे हैं। यानी आप भी उसको ठीक प्रकार से खरीदारी नहीं कर रहे। होना क्या चाहिए था, झारखंड में एक ही फसल होता है जो एमएसपी के तहत आते हैं, जो बिक्री यहाँ के किसान कर पाते हैं, वो धान ही होता है। गेहूं भी नहीं होता है, तेलहन दलहन भी यहाँ के किसान उतना बेच नहीं पाते। तो सरकार का काम था ये धान की खरीदारी कम से कम ईमानदारी से और खरीदती, और जो इन्होंने घोषणा किया था उसको पूरा करते, लेकिन उसको भी इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये धान के बारे में जो इन्होंने इतनी लंबी लंबी बातें की किसानों के बारे में, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में सारे बातों को इन्होंने रखा है। उसके साथ साथ मैं एक बात भ्रष्टाचार के बारे में कहूंगा कि भ्रष्टाचार की ये चर्चाएं खूब हुई, सबों ने किया है चर्चा है कि भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, उसके लिए कृत संकल्प है सरकार, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविक स्थिति है क्या राज्य में? हम सब लोगों को ईमानदारी से उस पर विचार करना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं आज ब्लॉक की स्थिति क्या है, अंचल में क्या है, थाना में क्या है, किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, किसी से पैसा नहीं, किसी से बिना पैसे के काम नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण कहूंगा भ्रष्टाचार का, वो रांची का है। और रांची में भी सीएम आवास के सामने का मामला है, कोई दूर का नहीं है, और वो भी आदिवासी है, जो अपने को सरकार कहते हैं हम आदिवासियों के हितैषी है। उसमें एक इंद्रदेव मुंडा है, कठल गोंदा का रहने वाला, 91 डिसमिल उनकी जमीन है। 2002 से लेकर के 2018 तक उन्होंने सिविल कोर्ट में केस लड़ा, और सिविल कोर्ट में केस उनको जीता, डिग्री मिला उनको, और इसके बाद रसीद काटने के लिए सीओ के यहाँ तक आना जाना करते रहा, लेकिन नहीं हुआ। तो अंत में फिर वो हाई कोर्ट चले गए अध्यक्ष महोदय, और हाई कोर्ट ने उनको जजमेंट दिया कि उनका रसीद कटे 2023 के अक्टूबर में। तो आज तक उनका रसीद नहीं कटा। आज मैंने उनको बुला करके पूछा क्या हुआ, बोला कि अब सरकार फिर से गई है सिविल कोर्ट में। अब बताइए गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा? दीपक बिरुआ जी यहाँ बैठे होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर सरकार ही इस प्रकार की आदिवासियों को तंग करे, कोई किसी से उनकी लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ रही है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि ये हालत है भ्रष्टाचार की। और उनसे हमने पूछा ऐसा क्या, तो उन्होंने कहा कि सीओ ने हमको 20 लाख रुपया मांगा था उसके ओर से, हम 20 लाख नहीं दिए, इसलिए मामला को लोगों ने उलझा करके रख दिया। जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ही फिर मैं उल्लेख कर रहा हूं पुरानी घटना को। यहाँ सीपी सिंह जी पुराने सदस्य, मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे। आपको याद होगा पिछले सत्र में इसी सदन में एक उपायुक्त के विरोध में उन्होंने कहा था कि आर्म्स के लाइसेंस बनाने में 2.5 से 3 लाख रुपया लिए जाते हैं। हमको उम्मीद थी कि सरकार इनको बुलाएंगे और कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, लेकिन सरकार ने जांच नहीं कराई। जब इस प्रकार की सरकार चलती रहेगी तो हम कितनों भी भाषण देंगे, ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार समाप्त हो या ना हो, लेकिन कम तो हो सकता है।
आज तो क्या है, लोग बोलते हैं सिपाही के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी लाख 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है। अब तो यहां तक लोग बता रहे कि भाई आज अगर हम इनको नहीं ध्यान देंगे, भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए मैं एक ही सूत्र सरकार को मैं कहूंगा, सरकार को, कि भाई आप ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी अफसर से पैसा मत लीजिए, विकास योजनाओं में कमीशन मत लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड की जनता का काम यूं ही हो जाएगा, आप और हम सब लोग यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर के भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सच्चाई आज ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर के हर कोई परेशान है। हमारे जैसे आप एसपी को, डीसी को टेलीफोन करने में डरते हैं कि हम करेंगे कि पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं करेगा, जो वाजिब काम है, जनता की परेशानी है। इसलिए मैं आप सबसे यही कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि इसको हमें ध्यान में देना चाहिए। फिर ये कहिए कि बालू के बारे में भी काफी चर्चा हुई। बालू का हम सब लोग जान रहे हैं क्या स्थिति है। बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है और उसमें से आज हमने पता कर रहे थे शायद 30-32 करोड़ रुपया वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हुए 17 से लेकर के 2024 तक की जो घटना है पता कर लीजिए, 30-40 करोड़ रुपया ही मात्र शायद राजस्व मिला है। आखिर हो क्या रहा है? आज किसी को कोई फ्री में बालू नहीं मिलता है। मंत्री जी भले बोल दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? महंगी दामों में मिलता है, जो कि थाने वाले बालू की ट्रैक्टर को तभी पार होने देते हैं जिनका सेटिंग वहां तक होता है। माननीय सदस्य, मैं ध्यान में है अध्यक्ष महोदय, रोकने का इच्छा नहीं है, मैं जल्दी ही आसन का मजबूत आपकी बात मैं नहीं, इसलिए समय नहीं पूछा था आपको। ठीक। और आखिरी में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैया योजना की काफी चर्चा हुई। सदस्य प्रदीप यादव जी, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें बोले कि नकल करते, लेकिन वास्तविकता क्या है अध्यक्ष महोदय? अगर ये मैया सम्मान योजना के नाम से सरकार ने यहाँ चलाई, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने 2023 से ही लड़ली बहना योजना चलाई, तो क्या उसकी नकल कहा जाएगा क्या? अगर नकल भी कोई अच्छे चीजों की होती है तो उसको हमें अच्छा ही मानना चाहिए। लेकिन एक सुझाव मैं वित्त मंत्री जी को जरूर देना चाहूंगा कि भाई इस प्रदेश के अंदर में आपने महिला सम्मान योजना के तहत मां बहनों को आप 2500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं विकलांग है, जो महिलाएं विधवा है, जो महिलाएं वृद्ध है, वो सबसे अधिक जरूरतमंद है। 1000 तो आप दे रहे हैं, उनको और 1500 रुपया बढ़ा दीजिए। हमारी ओर से आपको, मैं वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं सार्वजनिक रूप से बधाई दे दूंगा, लेकिन आप ये जरूर घोषणा करें। और इसलिए मैं विशेष न कहते हुए, चूंकि समय का भी मैं ध्यान रख रहा हूं, हमारे बाद में भी पकता है, लेकिन आपने हमें समय दिया।